Have you ever stood in front of someone and felt completely outmatched? Someone who's better than you, someone who is richer than you, smarter than you. But you are not. He has everything and you didn't. You know what? Your immediate thought will be like, I need to work hard, I need to move faster, do more. But let me tell you, that thought is your biggest enemy. Hi everyone, welcoming you to the second episode of Decoding Bhagavad Gita. The Bhagavad Gita, written 5,000 years back, answers all your questions right at the beginning. Not on the chapter 5, not somewhere deep inside. It says in the second shlok. And trust me, the answers will change your whole perspective about how to face challenges. So, before understanding the meaning of the second shloka, we all should be aware of the simple things, यानी कि बैक स्टोरी के बारे में जो हमने बात करी थी पिछली वीडियो में कि धृतराष्ट्र और पांडु हस्तिनापुर के दो राजकुमार थे। धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे जिनको कौरवास कहा जाता है और पांडु के 5 बच्चे थे जिनको पांडवास कहा जाता है। और इन दोनों के बीच में जमीन जायदाद के मैटर पर बहुत लड़ाई थी। ठीक है, किस कौन राज्य संभालेगा, इन सारी चीजों पर। ठीक है, इतनी हमने बात की थी। अब इन सारी सिचुएशन के चलते जो धृतराष्ट्र था उनका सबसे बड़ा बेटा यानी कि कौरवास में सबसे बड़ा भाई जिसका नाम था दुर्योधन। ठीक है, अब दुर्योधन भरी सभा में पांडवास यानी कि 5 भाई को इंसल्ट कर देता है, मतलब भरी सभा में उनकी बेइज्जती कर देता है। और यहाँ पर जो पांडवास होते हैं उनको ये कह देता है कि तुम 13 साल के लिए वनवास चले जाओ, यानी कि तुम जंगल में चले जाओ बिना किसी एमिनिटीज के, मतलब तुम कुछ नहीं लेके जाओगे, सिर्फ तुम 5 भाई जंगल में रहोगे 13 साल के लिए। वो लोग चले जाते हैं। फिर वो जब वापस आते हैं तो वो अपना हक मांगते हैं। ये कहते हैं हम राजा संभालेंगे, अब हमें अपना हिस्सा दे दो। लेकिन जो दुर्योधन होता है वो उनके मुंह पर ही मना कर देता है, कहता है मैं तुम्हें कोई राज्य वाजा नहीं देने वाला। अब ये वाली सिचुएशन ही एक वॉर के उनमें मेंटालिटी क्रिएट करती है सबके दिमाग में। तो अब क्या होता है, वॉर है, यहाँ पर पांडवास खड़े हैं और यहाँ पर कौरवास खड़े हैं, इनके बीच में वॉर होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इंसान की एंट्री होती है जिनको कहते हैं द्रोणाचार्य, जिनका नाम था द्रोणाचार्य। अब द्रोणाचार्य जो थे वो एक मिलिट्री जीनियस थे। उन्होंने इन दोनों पार्टीज को ही जिनके बीच में वॉर है उनको आर्म्स और एम्यूनिशन चलाना सिखाया था कि वॉर के इक्विपमेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं और कैसे एक वॉर लड़ा जाता है। अब जो द्रोणाचार्य हैं वो पांडवास की साइड नहीं है, वो दुर्योधन वाली की साइड है, यानी कि कौरवास के साइड है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दुर्योधन को द्रोणाचार्य जी ने एक वचन दिया था कि जब भी ऐसी कोई नीड होगी तो वो उनकी साइड रहेगा और उनकी मदद करेगा। ठीक है, अब इस वचन पे वो अटल ही रहेंगे, चाहे कुछ भी सही हो, कोई भी गलत हो या सही हो, लेकिन वो हमेशा दुर्योधन की साइड ही रहेंगे। अब इधर से ही दूसरे श्लोक का निर्माण होता है। वो कैसे, एक बार श्लोक पढ़ लेते हैं। दृष्ट्वा तु पांडवार्णिकम व्युद्धम दुर्योधनस्ताड़ा आचार्यम उपसंगयम राजा वचनम अब्राविता। तो दूसरे श्लोक का चयन कुछ इस तरह से किया गया है। मैंने आपको एक एडवाइजर के बारे में बताया था जो धृतराष्ट्र अंधे थे तो उन्हें बता रहा था कि वॉर का सिनारियो कैसे चल रहा है, तो उसका नाम संजय था। तो संजय जैसे कि वॉर का हाल बता रहा है धृतराष्ट्र को, और उसमें वो इलाबोरेट करता है, ऐसे बताता है कि जब दुर्योधन पांडवास के सामने खड़ा है और एक बहुत ही टेरिफाइंग मोमेंट है उसके लिए, उस मोमेंट पर उसने सबसे पहले द्रोणाचार्य जी को देखा, फिर उनकी तरफ चला, फिर उनसे कुछ बोला उन्होंने, ये बोला गया पूरे श्लोक में। तुम यहाँ पर एक चीज नोटिस करो कि दुर्योधन जो था वो पूरी स्टोरी का विलन है, हीरो नहीं है। बट उसने एक ऐसी चीज करी है जो मूवीज में भी हीरो नहीं करते हैं। सबसे पहले वो वहां पर ठहरा रहा और उसने पहले देखा कि वहां पर द्रोणाचार्य जी खड़े हैं, उसके बाद वो उनकी तरफ बढ़ा, फिर जाकर कुछ बोला। तो एक मैक्सिमम प्रेशर की सिचुएशन में भी वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा है और कामनेस को बाहर दिखा रहा है, ट्रैंक्विलिटी को बाहर दिखा रहा है। तो इस सिचुएशन में भी हमें दूसरे ओपोनेंट को जो कि हमसे स्ट्रॉन्गर है ये नहीं दिखाना कि हम उसको लेकर किसी भी सिचुएशन में डर रहे हैं या टेरिफाइड है, ये चीज़ हमें दिखानी ही नहीं है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि दुर्योधन डर गया था, तो लेट मी टेल यू कि नीदर दिस इज अ साइन ऑफ वीकनेस नॉर ऑफ फियर। जो दुर्योधन था उसने अपना दिमाग चलाया। वो कैसे?
वो ये जानता था कि उसका ओपोनेंट बहुत स्ट्रांग है और क्या पता उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, उनके पास सेना ज़्यादा हो, सैनिक ज़्यादा हो, उन पे दिमाग शायद दुर्योधन से कम था। दुर्योधन ने कामली अपने दिमाग से बेसिकली इसको इसको मैं ये बोलूँगी कि एक स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस का फ़ॉर्मूला उसने अप्लाई करा था। किस तरीके से? अब मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जो द्रोणाचार्य जी थे, उन्होंने दोनों ही पक्षों को लड़ना सिखाया था, कैसे आर्म्स एंड एम्यूनेशन को हैंडल करते हैं। तो दुर्योधन जो था वो उनके पास जाता है ये जानने के लिए कि उनकी वीकनेस क्या है, सामने वालों की वीकनेस क्या है। तो यहाँ वो बल का इस्तेमाल इतना नहीं कर रहा, दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। अब इस श्लोक को हम कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ के पर्सपेक्टिव से भी समझ लेते हैं। अब जैसे कि सबसे ज़्यादा जिसमें स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है वो गेम आई थिंक चेस है। तो चेस के जो सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर्स हैं वो मैं बोलूँगी मैग्नस कार्लसन, या इंडिया का देखा जाए तो गुकेश है। तो ये दोनों जब खेलते हैं, एक कोई भी मैच खेल रहे हैं फॉर एग्जांपल, और उनके सामने एक ओपोनेंट है जो उनसे स्ट्रॉन्गर है, ठीक है? तो सबसे पहले उनका माइंडसेट ये होता है कि द मूव that comes to mind in the very first time, or the first move that comes to the mind is never the best move. उनका माइंडसेट इस तरह होता है। हमेशा तुमने ये देखा होगा कि पहली चाल उन्होंने चली, दूसरी चाल हमने चली, तो उनके दिमाग में चल रहा होता है कि पहली चाल मैं चलूंगा ये, तो दूसरी ये चलेगा, तीसरी ये चलेगा, चौथी ये चलेगा। तो उनके दिमाग में 5-6 चालें एडवांस में चेस चल रहा होता है। तो वो अपना दिमाग ऐसे करते हैं कि कुछ अलग हटके सोच रहे होते हैं ओपोनेंट से, है ना? अब इस चीज़ को हम रियल लाइफ में देख लें, जब भी हम अपनी लाइफ में देखते हैं, जब भी हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो 3 घंटे का पेपर होता है और उससे पहले हमें 15 मिनट मिलती हैं पढ़ाई करने के लिए क्वेश्चन पेपर की, कि क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, ताकि हम अपनी प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना सकें। तो वो 15 मिनट भी कुछ सोच कर ही दी गई हैं कि तुम 15 मिनट में ऑब्ज़र्व करो चीज़ों को और अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ। Now, one more thing. People often think that the stronger wins. But let me tell you, giant can also lose to a shepherd. ये कैसे? अब तुम खुद सोचो, एक मोटा ताज़ा इंसान है और एक पतला दुबला इंसान है। अगर तुम उनको खड़ा कर दो सामने और तुम उन्हें ये बोलो कि अब देखते हैं कि कौन जो है वो एक दूसरे को हरा सकता है, या फिर कौन एक दूसरे को ट्रिगर कर सकता है, ठीक है? अब यहाँ पर मोटा वाला तुम ये सोच रहे होगे भाई मोटा वाला भारी है, पतले दुबले को पकड़ेगा और फेंक देगा उठाकर। बट तुम ये सोचो, अगर पतले दुबले ने अपना दिमाग लगा लिया कि वो उसके सर पे एक टपली मारकर भाग गया दूर, तो क्या मोटा वाला भाग पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो उस पतले दुबले आदमी ने सबको चौंका दिया ना। सबको, जो उसके ऑपोज में थे, वो ये सोचने लगे कि भाई हो तो कुछ भी सकता है अगर तुम डिफरेंटली सोचो तो। सो दिस इज द मैटर ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली। अब जो तुम लोग करते हो और जो गीता बताती है उसमें बहुत डिफरेंस है। तुम लोग ये सोचते हो कि स्टिमुलस, देन यू पोजेस एनी एक्शन, फिर उसके बाद तुम रिग्रेट करते हो। लेकिन गीता इसमें 2 चीज़ें और ऐड करती है। सबसे पहले स्टिमुलस, फिर पॉज, फिर तुम एक ऑब्जर्वेशन करते हो, फिर रिस्पॉन्स करते हो, एंड नो रिग्रेट्स। अगली बार तुम कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तुम पूरे मतलब तुम्हारे अंदर इमोशंस भरे हुए हैं, तुम्हें रिएक्ट करना नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, किसी मैसेज को पढ़ने से या किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से या कोई भी टफ कन्वर्जेशन की वजह से, तो पॉज लेना, भले ही वो 5 सेकंड का हो, 10 सेकंड का हो, या कभी कभी 5 मिनट का भी हो सकता है। तो खुद से 3 सवाल पूछना कि जो भी मैं ये फील कर रहा हूँ उसके पीछे का रीज़न क्या है। दूसरा, कि अगर मैं इस सिचुएशन में कुछ रिएक्ट ना करूं तो अब सिचुएशन होगी कैसी। और तीसरा, क्या मैं कुछ चीज़ मिस तो नहीं कर रहा इस सिचुएशन की, या जो तुम्हारे सामने वाला जो भी तुम्हारा मैसेज है या कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसका माइंडसेट क्या है, इस सिचुएशन की कोई दूसरा पहलू तो नहीं है। ये 3 सवाल अपने मन से पूछना ज़रूर। Now that this video has come to an end, your biggest takeaway would be that look before you leap. अगर कोई गड्ढा हुआ है तो तुम गिर जाओगे. Observe before you act and understand the opponent before you fight. भगवद गीता में ये सब कुछ दिया हुआ है. I have just put forth in front of you all of this in the simplified way, most possible. And I would want to share more with all of you. So subscribe to my channel and Jai Shri Krishna.